मुझे वो ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मिले हैं, जिनको मैंने सर्कुलेट किया। मुझे जितने भी ऑडियो क्लिप्स दिए वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपने सरकारी निवास पर, जिसे मुख्यमंत्री निवास कहते हैं, वहाँ बुलाकर पेन ड्राइव के माध्यम से मुझे दिए, कि जिस सच को मैंने अभी तक उनके कहने से रोक रखा था। चुनावी वक्त में 2 दिन पहले ही आपने मामला उठाया, क्या बीजेपी से मिलकर ही मामला उठाया? तो मैंने ये चुनाव के वक्त को नहीं देखा इसमें, कि जिस व्यक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया था कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, उन्होंने खुद ने किनारा कर लिया। केस के मामले में मुझसे बातचीत करना पिछले 1 साल से बंद कर दिया। कि जब भी मैं क्राइम ब्रांच गया, कि जब मैं वहाँ के लिए निकलता और शाम तक नहीं पहुँचता, मेरे घर में कोई खाना पीना नहीं खाता था, इस चिंता की वजह से कि आज बच्चा घर आएगा या नहीं आएगा। अशोक गहलोत ने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ गलत किया, मेरा साथ छोड़ा, तो ये बात आपने कभी राहुल गांधी के सामने रखी? पूरी कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इस पूरे प्रकरण पे मेरे लिए एक शब्द बोला। नमस्कार, इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और फ़ोन टैपिंग के मामले में लोकेश शर्मा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओझ थे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। लोकेश जी, क्या मामला है, क्या खुलासा किया आपने? मुझे ध्यान है उसमें फ़ोन टैपिंग का मामला हुआ था, आप पर मामला दर्ज हुआ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या खुलासा किया? देखिए, अभी तक मैं ये कहता आया था कि मुझे वो ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मिले हैं, जिनको मैंने सर्कुलेट किया, लेकिन वास्तविकता वो नहीं थी। मुझे जितने भी ऑडियो क्लिप्स दिए वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद अपने सरकारी निवास पर, जिसे मुख्यमंत्री निवास कहते हैं, वहाँ बुलाकर पेन ड्राइव के माध्यम से मुझे दिए और ये डायरेक्शन दिया कि इनको मीडिया को सर्कुलेट किया जाए। तो मैंने निर्देशों का पालन किया, क्योंकि मैं ओएसडी था, उनका मीडिया देखता था, उनका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो मुझे तो जो भी कहा जाता था मीडिया से संबंधित वो काम मैं करता था। उस दिन मुझे पेन ड्राइव देकर जब ये कहा गया कि आप इन्हें इमीडिएटली सर्कुलेट करो, तो चूँकि वो पेन ड्राइव से सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैंने पेन ड्राइव लेके अपने घर की तरफ रुख किया। घर आके मैंने एक लैपटॉप पे उस फाइल को लिया, लैपटॉप से मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पे लिया और मोबाइल डिवाइस पे वो फाइल आने के बाद मैंने मीडिया को सर्कुलेट किया। आपको भी तो मिला ही था उस वक्त में। तो तमाम पूरे प्रदेश की मीडिया और जो भी मेरे साथ उस ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, जो मैंने व्हाट्सएप का वो बना रखा है सारे मीडिया का, उन सबको मैंने वो भेज दिया। तो खुलासा नहीं, इसे सच कहेंगे, कि जिस सच को मैंने अभी तक उनके कहने से रोक रखा था, वो डायरेक्शन भी तो उन्हीं के थे कि आपको किसी को ये नहीं बताना है कहाँ से मिले, आप कोई कहानी गढ़ो, आप तो इसमें वो कहाँ से लेके आए थे? उनके पास कहाँ से आए थे? वो तो मालिक हैं, गृह मंत्री भी तो वही थे। देखिए, फ़ोन इंटरसेप्ट करना या फ़ोन टेप करना ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उनका जो मैकेनिज़्म है, उनकी जो मशीनरी है, वो एक स्पेशल विंग है, जो एक शाखा इस काम को करती है कि जिनको सर्विलांस पे लेना हो, जिनको इंटरसेप्ट करना हो, जो कुछ इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जो प्रदेश के लिए, सरकार के लिए, या जिसको भी उचित समझा जाता होगा, उनको वो लीगल तरीके से उसका एक पूरा एक कानून बना हुआ है कि क्या क्या परमिशंस लेनी है, किस किस को उसमें शामिल करना है। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत लीगल इंटरसेप्शंस किए जाते हैं। वो हर सरकारें करती हैं कि कहीं कोई इस तरीके की गतिविधियां तो नहीं चल रही जो हानिकारक हों। तो जो लोग शक के दायरे में होते हैं, उनको एक रूल रेगुलेशन के तहत उनके फ़ोन को लीगली इंटरसेप्ट किया जाता है। अब ये बताएंगे कि वो लीगल इंटरसेप्शन था या इलीगल था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी थे और हमारे होम सेक्रेटरी थे, उनके बीच भी कोई इस तरीके की बात हुई थी, कोई मुझसे तो पूछा ही नहीं, सीधा परमिशन कैसे दे दी, किसको दे दी, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मुझे इंटरसेप्टेड ऑडियो क्लिप्स को पेन ड्राइव के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर बुलाकर दिया और ये कहा कि इसे मीडिया को सर्कुलेट कर दो, वो मैंने किया। सर, चुनावी वक्त में 2 दिन पहले ही आपने मामला उठाया, क्या बीजेपी से मिलकर ही मामला उठाया? ये सबका एक बड़ा अजीब सा सवाल है। देखिए, मेरे लिए तो चुनाव, विधानसभा के भी तो चुनाव थे, आज ही तो चुनाव हो नहीं रहे और आज भी ये तो दूसरा चरण है कल। तो मैंने ये चुनाव के वक्त को नहीं देखा, इसमें मैंने अपनी मानसिक स्थिति को देखा। मैं इतना मजबूर हो गया, इतना परेशान हो गया कि मुझे ये करने के लिए खुद के साथ बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, कि जिस व्यक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया था कि आप चिंता मत करो,
चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम आपके साथ हैं। उन्होंने खुद ने किनारा कर लिया। इस केस के मामले में मुझसे बातचीत करना पिछले 1 साल से बंद कर दिया। तो जिसके कहने से मैंने इतना बड़ा आरोप अपने माथे पे लिया, कहते हैं ना कि जब आपको ये भरोसा हो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री का हाथ आपके सर पे है, आपको उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो मुझे किस बात की चिंता? मैं तो कोई भी जोखिम लेने को तैयार रहूँगा ना। लेकिन वो हाथ ही हटा लें, वो ही किनारा कर लें पूरे तरीके से, तो जिस रास्ते पे उन्होंने मुझे छोड़ा है, वो रास्ता तो उनके साथ की वजह से ही तो चुना था। जब वो खुद उस रास्ते से अलग हो गए, तो मैं उस पे अकेला कितने दिन चल पाऊँगा? क्या आपको इस बात का आभास भी है कि जब भी मैं क्राइम ब्रांच गया, 8-8, 10-10 घंटे की पूछताछ मुझसे हुई और तब मैं नहीं टूटा, तब मैं नहीं बोला। तो आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई? किसी ने मेरे परिवार के दर्द के बारे में सोचा? कि जब मैं वहाँ के लिए निकलता और शाम तक नहीं पहुँचता, तो मेरे घर में कोई खाना-पीना नहीं खाता था, इस चिंता की वजह से कि आज बच्चा घर आएगा या नहीं आएगा। नहीं, वहाँ आप क्राइम ब्रांच हाँ। में जाते थे तो अशोक गहलोत का कभी फ़ोन आया? नहीं, जाने से पहले बात होती थी ना, वो बताते थे कि आपको वही बोलना है जो आज तक बोलते आए हो। जब भी जाता था, उससे पहले मैं उनसे बात करके जाता था कि मेरे को सम्मन आया हुआ है और मैं वहाँ जाऊँगा। तो एक ही शब्द बोलते कि अपनी उसी बात पे मैं कहता था, आप चिंता क्यों करते हो? जो मैंने बोला है, वही बोलता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आज आप पूछते हो कि भई, आज आपने ऐसा क्यों सोचा? मेरी स्थिति भी तो देखो ना, मुझे तो मरने के लिए छोड़ दिया। मुझसे किनारा करने की क्या ज़रूरत थी? इस केस से अलग होने की आवश्यकता क्या थी? आपने जो मुझे भरोसा दिए रखा था, जो आपने मुझे ये पूरी तरह से आश्वस्त कर रखा था कि कुछ भी हो हम आपके साथ हैं, वो भरोसा तो आपने तोड़ा ना मेरा। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो मैं कब तक इस बोझ को अपने माथे पे लेके चलूँगा? मैंने भी वो छोड़ दिया। मैंने जो काम किया ही नहीं, अगर मेरी कोई भूमिका होती, देखिए गलती करके आदमी सज़ा भुगतने को तैयार रहता है। अगर मैंने कोई अपराध किया होता, तो मैं उसे स्वीकार करता या जो मुझे सज़ा मिलती मैं उसके लिए तैयार रहता। तो मैंने कोई काम किया नहीं, सरकार आपकी बची, मुख्यमंत्री आप बने रहे पूरे 5 साल, मंत्री आपके बने रहे, तो मैंने क्या किया भई इसमें? और मैं क्यों उसकी सज़ा भुगतूँ जो मैंने काम ही नहीं किया? क्यों मेरा परिवार उसकी सज़ा भुगते? तो ये सब सोच के पिछले 6 महीने से मैं बहुत मानसिक अवसाद में था कि मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अब क्या करूँगा? आगे आने वाले समय में किस तरह की घटनाएँ होंगी? क्या इस पे एक्ट होगा? मैं बहुत पज़ल्ड हो गया। तो जब जाके मैंने ये निर्णय किया कि जब मुझे लड़ाई अकेले ही लड़नी है, तो सच तो कम से कम जनता के सामने आना चाहिए। और जो सच था वो सबूतों के साथ मैंने कल अपनी प्रेस वार्ता में सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आप बीजेपी के नेताओं से मिले, सीएम से भी मिले, तो उनसे क्यों मिलना, कारण क्या था? विनय सहस्त्रबुद्धे जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं और वो जब यहाँ लोकसभा चुनाव के प्रभारी के रूप में आए, तब से ही एक दूसरे से बात हो रही थी, मिलना है। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि भई एक विचारधारा का राजनीतिक व्यक्ति दूसरी विचारधारा के व्यक्ति से नहीं मिलता, व्यक्तिगत संपर्क भी तो होते हैं। मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क रहा है बहुत लंबे अरसे से, मैं उनसे मिलने गया। उसके बाद उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री जी से मेरा मिलना हुआ क्योंकि उनको मिलने जाना था। मैं उनके साथ गया, वहाँ जाके हमारी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, लेकिन वो विषय अलग थे। भई वो अब राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री नहीं है ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री बीजेपी का या कांग्रेस का नहीं होता, वो तो पूरे प्रदेश का होता है। तो हमारी चर्चा के विषय कुछ भी हो सकते हैं, हमारी चर्चा का विषय विकास हो सकता है, मुद्दे हो सकते हैं कि किस तरीके से आज की जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, तो हम चर्चा कर सकते हैं ना। उसी बात को एक कहते हैं कयास के रूप में मीडिया ने या दूसरे लोगों ने इस तरीके से उछाला कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा था, ना कर रहा हूँ, ना बीजेपी में जाऊँगा। अगर मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी होती, आप तो खुद पॉलिटिक्स देखते आए हैं, तो क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले मैं इस तरीके का कोई नेगोशिएशन नहीं करता उनके साथ? भाई मैंने तो कांग्रेस से टिकट मांगा था ना, कांग्रेस से मैंने टिकट मांगा था। तो जब मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और मेरे को नेगोशिएट करना होता इन सब चीज़ों के साथ, तो मैं बीजेपी में करता ना कि मुझे टिकट दे दो, मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। और अभी भी देखो ना, एक चरण तो निकल गया, मैंने समय नहीं देखा, मैंने समय को लेके ये काम नहीं किया। मैं इतना परेशान हो गया क्योंकि अगली 9 मई को मेरी फिर पेशी है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा था ना कि मुझे करना क्या है। तब मैंने निर्णय ले लिया कि अब मुझे सच सबके समक्ष प्रस्तुत करना है, वो मैं कल कर चुका हूँ। आज प्रधानमंत्री ने भी ये विषय उठाया, तो आपको ये नहीं लगा कि मामला उठेगा तो मेरे विचार, आप कांग्रेस के विचार कह रहे हो, कांग्रेस के विचार अभी भी हैं, तो इससे नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? मुझे अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान करना होता तो मैंने कहा ना कि मैं विधानसभा चुनावों से पहले इन चीज़ों को उठाता।
मैंने चुनाव तो में टिकट मांग रहे थे आप, नहीं, तो टिकट मांगने से क्या होता है? टिकट नहीं मिला फिर आपको। उसका वो सच बोलने से थोड़ी रोका जाता है। टिकट तो मैं जब कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ तो मेरा अधिकार बनता है ना। पिछले 25 वर्ष से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो उस अधिकार के तहत तो आजकल तो टिकट जो कुछ दिन हुए हैं, जिसको आए हुए 10 दिन नहीं हुए, वो भी टिकट की दावेदारी करता है। तो मुझे तो इतना लंबा अरसा हो गया, मैंने टिकट की मांग की और उस तरफ भी मैं मुख्यमंत्री जी की सहमति से ही गया था। मैंने उनसे चर्चा की कि मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है, तो उन्होंने हाँ की थी, तभी तो मैं गया। तो कभी आपने ये नहीं ये जो बात आज आप मीडिया के सामने कल बोली, तो कभी आपने आंतरिक बड़े नेताओं से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से या सचिन पायलट के पास भी आप गए थे, उनसे कभी बात की हो कि ऐसा ये मेरे को समय देखिए, नहीं दे ये तो हमारा आपस का मामला था ना कि उन्होंने मुझे एक चीज दी, क्या मैं ये सबको बताता फिरता कि हुआ क्या है? नहीं, आप बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं और हाँ, अब कांग्रेस के तो नेता। बीजेपी के नेताओं से मैं कोई पार्टी के लिए थोड़ी मिल रहा हूँ। आज अगर मैं मेरे जितेश भाई से मिलने जाऊं और कल को बाहर बाजार में ये चर्चा हो कि वो तो पता नहीं किस तरीके की चीज या कौन सा खुलासा करने उनके पास अलग से चले गए, तो ये तो मेरे और आपके व्यक्तिगत संपर्क हैं। पिछले 20 साल से आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बैठ के चाय नहीं पी सकते क्या? नहीं सर, तो वही मैंने किया, उनसे मिलना और किसी विषय को लेके था। मैंने विनय सहस्त्रबुद्धे जी के लिए बताया कि वो तो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। आप भी उनसे बात करके देखिए तो आपको यही बताएंगे वो कि लोकेश को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। नहीं, विनय जी से आप मिल लिए, मेरा कहने का मतलब है ये विषय आपने राहुल गांधी के बारे में अक्सर आप लिखते रहते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, तो राहुल गांधी से बात नहीं की कभी? पर फोन टेपिंग से राहुल गांधी जी का क्या लेना देना? नहीं, ये तो भाई सरकार का काम था ना। राहुल गांधी जो आप शिकायत आज मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ गलत किया, मेरा साथ छोड़ा, तो ये बात आपने कभी राहुल गांधी के सामने रखी? पूरी कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इस पूरे प्रकरण पे मेरे लिए एक शब्द बोला हो। यानी जब मुझे बुलाया जाता था तब भी किसी ने मेरा समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन सबकी नज़र में सरकार तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चला रहे थे और उन सबको पता था कि जब मुख्यमंत्री इनके साथ है तो हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है किसी तरीके से। जब मुख्यमंत्री का हाथ है, मुख्यमंत्री इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को कहाँ किसी तरीके की आवश्यकता महसूस होनी थी। तो इसलिए मुझे ना तो संगठन में किसी को ये बताना था कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने ये दिया है, एक पेन ड्राइव दिया है, मुझे ये कहीं उजागर थोड़ी करना था। जब मेरी और उनकी आपस की बात थी, उन्होंने कोई चीज़ मुझे दी और मैंने उसको उनके कहने पे सर्कुलेट किया, तो बात तो उन्हीं से करनी थी। जब उन्होंने ही साथ छोड़ दिया तो दूसरा तो कौन देने वाला था इस सब में, बताओ? जिस व्यक्ति के कहने से ये सब कुछ किया, अगर वही साथ छोड़ दे तो किससे उम्मीद करूंगा मैं? नहीं, आप जब क्राइम ब्रांच में जाते थे तो आपसे कैसे कैसे सवाल पूछते थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में, कि कभी सवाल पूछा? बिल्कुल पूछा, क्योंकि उनके सवालों में यही चीज़ें आती थी कि आपको ये मुख्यमंत्री ने दी, आपको ये डीजीपी ने दी, आपको ये वहाँ के किसी बड़े अधिकारी ने दी। तो सवाल तो उनका जो प्रोसेस है, देखिए किसी भी एजेंसी के अपने काम करने का एक तरीका होता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन के अपने जो लेवल्स होते हैं वो उसी तरीके से पूछताछ करते हैं। तो उन्होंने अपना काम किया और मैंने जो जिम्मेदारी ली थी मैंने उसका निर्वहन किया। जो मुझे डायरेक्शन दिए जाते थे, क्योंकि मैं ओएसडी था ना, मैं मुख्यमंत्री के अधीन ओएसडी हूँ, वो मेरे बॉस हैं, तो जो मुझे बॉस डायरेक्शन देगा वो मेरी ड्यूटी है ना उसकी पालना करना। आज आपके साथ कोई जुड़ के काम कर रहा है, आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, आपके सहयोगी के रूप में कोई काम कर रहा है जिसके आप बॉस हैं, तो आप उसको जो डायरेक्शन देंगे वो उसको फॉलो करेगा। अब मेरा काम चूंकि मीडिया से संबंधित था, मुझे तो कई बार बोला कि ये कहा जाता था कि आपको ये पट्टियाँ चलवानी है, ये लाइन चलवानी है, मीडिया को ऐसे मैनेज करना है, ये आपके लिए प्रेस नोट है, आप इसको लेके सर्कुलेट कर दो। तो जब मुझे वो पेन ड्राइव दी तो क्या मैं मुख्यमंत्री से ये पूछने की हिम्मत करूंगा कि इसमें है क्या? मैं क्यों पूछूंगा उनसे, मेरा वो कोई मतलब ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि सचिन पायलट का कोई लाइव चल रहा हो या सचिन पायलट की ब्रेकिंग चल रही हो, आपको बोला हटवाओ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि सरकार से संबंधित चीज़ें ज़्यादा होती थी। तो मैंने बहुत सी बार ऐसा सुना है कि एडवाइज़र को ये भी जिम्मेदारी दी जाती है कि उनके हाँ, एडवाइजर्स की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि क्या ठीक करवाना है, क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है, तो वो तो हमेशा होता ही रहता था जो मुझे बताया जाता था, या कोई चीज़ हमें भी लगती थी कि ये ठीक नहीं है तो हम बात किया ही करते थे उस संदर्भ में। तो पेपर लीक के मामले पे भी कभी कोई आप पे दबाव आया कि ये खबर चल रही है, गलत चल रही है, बाबूलाल कटारा की? नहीं, वो तो डीपी जारोली की बात है। और खबर गलत नहीं चल रही थी। पहली बात तो ये है कि जब रीट के
पेपर लीक का इशू उठा तो हमारी सरकार ने तो माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है कहीं। जब दबाव बहुत बढ़ गया तो 1-1.5 हफ्ते बाद इस बात को स्वीकार किया गया सरकार की तरफ से कि रेट लेवल 2 का पेपर लीक हुआ है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। रद्द करने की घोषणा कर दी। लेकिन जो लोग उसके पीछे थे, जिनकी ज़िम्मेदारी थी उस पेपर को बचा के रखने की और सही तरीके से एग्ज़ाम कराने की, उनको जानबूझकर बचाया गया। तो जब हम जानबूझकर बचाते हैं तो मिलीभगत तो सभी की हो गई ना उसमें। वहाँ इस बात की चर्चा हो रही थी मीटिंग के दौरान कि जो बोर्ड अध्यक्ष हैं उनको, कौन थे? डीपी जारोली, जारोली। कि उनको सस्पेंड किया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए या उनको बर्खास्त किया जाए। इसी बात में आपस में इतने चिंतित थे कि हम इसको बर्खास्त कैसे करें, तो हमारा आदमी है। ये शब्द खुद मुख्यमंत्री के थे कि ये तो अपना आदमी है और यही सब कुछ है। तो अपना आदमी कह के आप बचाने के लिए तैयार थे, आपने पूरे मामले को दबा दिया, लेकिन ये अपने आदमी के चक्कर में प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को आपने अंधकारमय कर दिया। आप भी तो अपने ही थे, आप तो कैसे पराये हुए? नहीं, मैं तो कभी पराया नहीं हुआ। जब उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं आगे कहाँ जाता। मैं तो इस बात को आज भी कहता हूं कि अगर वो परिस्थितियां जो उन्होंने उस वक्त बना के रखी थी वही बनी रहती तो मुझे कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना। अब मुझे जब अकेला छोड़ दिया और ऐसी डगर पे अकेला छोड़ दिया जहां मैं अकेला चलने में सक्षम नहीं हूं, जो काम मैंने किया ही नहीं, उस बोझ की गठरी को अपने सर पे लेके इस रास्ते पे कैसे जा सकता हूं जिसका आगे कुछ अता पता ही नहीं है कि होगा क्या। मैं तो आपके भरोसे ही चल रहा था ना, मैं तो मुख्यमंत्री के भरोसे ही उस रास्ते पे चल क्या रहा था। आप सरकारी गवाह बनेंगे अब? सरकारी गवाह की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी एजेंसीज मुझसे इस जांच में सहयोग के लिए जो भी मांगेंगी, जो सबूत मैंने कल प्रस्तुत किए या जो मैंने शब्द बोले, जो सच बोला, वो मेरा हूबहू रहेगा। वही सारे के सारे सबूत अगर उनको आवश्यकता रहेगी जांच में तो मैं उनको प्रस्तुत करूंगा। सर, ये आपने पेपर लीक की बात की, बाबूलाल कटारा एक सदस्य थे, उन पर भी आरोप लगे, उन पर कार्रवाई भी हुई। बाबूलाल कटारा कहा जा रहा है कि महेंद्रजीत मालविया की अनुशंसा पे लगे थे, क्या ये सत्य बात है? ये अनुशंसा तो बहुत से लोग करते ही करते हैं। जो भी राजनीति में है वो अपने किसी न किसी व्यक्ति को कहीं पे इस्टेब्लिश करने के लिए या किसी, कहते हैं ना कि चाहे वो बोर्ड में हो या किसी निगम में हो, और इस तरीके की जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें उसकी ज्वाइनिंग के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए अनुशंसा करते ही रहते हैं। पर मैंने वो ना तो लेटर देखा ना उनकी अनुशंसा को खुद ने कभी पढ़ा, तो इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं। क्योंकि राजकुमार रोत का मैं इंटरव्यू ले रहा था परसों डूंगरपुर बांसवाड़ा, वो कह रहे थे कि पेपर लीक के जो बाबूलाल कटारा थे वो उनकी अनुशंसा पे लगे थे। देखिए, अनुशंसा तो कोई ना कोई करता ही है ना, या फिर खुद मुख्यमंत्री जी जानते हैं या जो लोग जानते हैं, तभी तो किसी को कहीं लगाया जाता है। तो किसी न किसी की तो अनुशंसा रही थी, लेकिन वो मालवीय जी की थी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, ऐसी भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री के जो अन्य स्टाफ थे उनसे आपकी पटरी नहीं बैठी, फिर आपका मोह भंग हो गया, फिर आप दूर हट गए। पटरी और नहीं पटरी की तो कोई बात ही नहीं है। मेरा अपना अलग काम था, मुझे मीडिया से संबंधित जिम्मेदारी दे रखी थी। हर व्यक्ति का अपना एक अलग काम वहाँ दिया हुआ था, तो मैं कोई पटरी बिठाने के लिए तो नहीं था ना वहाँ। नहीं सर, शशिकांत भी मीडिया देखते थे, मेरे भी नहीं, शशिकांत को मीडिया का काम दे नहीं रखा था। वो तो जबरदस्ती मीडिया की बात किया करता था। वो इस तरीके से गुमराह करता था मुख्यमंत्री जी को, भी मैं दिल्ली वाले इनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ। मीडिया की जिम्मेदारी मेरे पास में थी। 13 से 18 जब यहाँ कोई नहीं था तब भी तो मीडिया का काम मैं ही देखता था। तो जिस काम को मैं करता आ रहा था मैं उसी काम को तो आगे करूँगा ना। तो उनसे भी आपके विवाद रहे शशिकांत? नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं रहा। वो तो उनको मुख्यमंत्री जी ने अलग तरीके की जिम्मेदारी के लिए रखा होगा। वो तो साल भर पहले तो आए ही थे यहाँ। मैंने तो कभी पहले देखा नहीं था उन्हें साथ में। वो साल भर पहले आए, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी की अपनी चॉइस होती है, उनका खुद का निर्णय होता है कि वो स्वयं विवेक से जिसको भी अपने साथ अटैच करके चलना चाहे वो तो करते ही हैं। हर व्यक्ति करता है, जिसको जहाँ उपयोग में लेना चाहेगा लेता है। नहीं तो फिर मतलब जब शशिकांत यहाँ पे आए तो सूचना ये थी कि आपकी उनसे भी नहीं पटरी खाई, वो दिल्ली के पत्रकारों को जैसे कि आपने कहा बुलाते थे। नहीं, मेरा पटरी से कोई लेना देना नहीं था भाई। मुझे जितना काम बताया जाएगा मैं उतना काम करता रहूंगा। नहीं, उनका काम था नहीं ना मीडिया का? नहीं था, फिर भी अगर करते तो करते रहे, मेरे क्या फर्क पड़ना है। आपको लगता है उनसे भी नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, नुकसान तो सबसे ज्यादा
अगर कहीं हुआ तो इसी तरीके के लोगों से हुआ जो उनको घेर के रहते थे। कौन से नाम बताइए? यही 2-3 लोग जिनका मैं तो नाम लेना ही पसंद नहीं करता अपनी जुबान से, ऐसे लोगों का जिन्होंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुमराह किया और सच उन तक पहुंचने ही नहीं दिया। यही तो ये चाटुकार मंडली थी, अपरिपक्व और चाटुकार मंडली, जिन्होंने मुख्यमंत्री को हमेशा अंधेरे में रखा। देखिए, आलोचना करने वाला व्यक्ति आपका असली शुभचिंतक होता है। जो बैठ के आपके सामने सच बोलने की हिम्मत रखे, वो आपका असली शुभचिंतक होता है। प्रशंसा करने का काम तो 24 घंटे हर कोई करता है, क्योंकि हमारे नेताओं के कान प्रशंसा को सुनना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए जो मीठा बोलता रहेगा, जो सिर्फ ये बोलेगा अरे साहब आज तो आपने कमाल कर दिया, आज आपने बहुत अच्छा बोला, आज देखो आपके करने से ये हो गया, लाखों लोगों को फ़ायदा हो गया, आपकी जय जयकार हो रही है, अरे ऐसा करने वाले तो आपके चारों तरफ ऐसे ही लोग भरे रहेंगे। लेकिन जो कड़वा बोलेगा, सच बोलेगा, जो आपकी मुँह पे आलोचना करने की हिम्मत रखेगा, ऐसे लोगों को अगर आप आस-पास नहीं आने दोगे तो वो तो बड़े स्वाभिमानी किस्म के लोग होते हैं। उनका अपना आत्मसम्मान होता है। अगर आप उनको समय नहीं दोगे तो उन्हें क्या पड़ी हुई है? ठीक है, आप घिरे रहो इन चाटुकारों से, इन अपरिपक्व तरीके के लोगों से, और वही तो कारण रहा कि सच्चाई पहुँची नहीं आपके पास और आप सही तरह के निर्णय नहीं ले पाए। आपने कई बार मंत्रियों से, विधायकों से ये कंप्लेंट सुनी होगी कि हमें मिलने तक का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बात कन्वे ही नहीं हो पाती वहाँ तक। और एक व्यक्ति जो आप बार-बार नाम ले रहे हो, वो वहाँ पहुँचने ही नहीं देता किसी को। तो ये सब तो कारण रहे बड़े सारे। अब उसका खामियाजा भुगत ही लिया ना। जिस प्रदेश में 100% सरकार वापसी की उम्मीद थी, वो राजस्थान ही तो था, जहाँ हम सरकार वापस ला सकते थे। ये लेकिन जो डिजाइन बॉक्स कारण कंपनी का आइडिया किसका था? कि ये तो एजेंसीज हैं, ये भी एजेंसीज को कहीं जो ना कहीं, मंडली की बात करें उनका था? हाँ तो हो सकता है उन्होंने किसी ने कोई पैरवी की हो, उनके कोई पुराने परिचित हों, या उनका उसमें कहीं किसी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट रहा हो। तो ये तय कर पाना कौन किसके कहने से वहाँ लिया जा रहा है, किसको किस तरीके का काम मिल रहा है, ये खुद मुख्यमंत्री देखते थे, और मेरा उसमें कोई कभी इंटरफेरेंस रहता आप भी कह नहीं रहे हो था। कि सरकार बन सकती थी, तो उस कंपनी की कमी रही, यहाँ पे टिकट वितरण की कमी रही, या फिर जो आप मंडली की चर्चा कर रहे हैं उसकी कमी रही? सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। जब हमने अपना सर्वे करके उन्हें सौंप दिया, स्वतंत्र एजेंसियों ने उन्हें बता दिया, एआईसीसी की तरफ से जो सर्वेज हुए उसमें भी यही रिपोर्ट आई कि नाराजगी कांग्रेस की सरकार से नहीं है, मुख्यमंत्री से नहीं है, नाराजगी उस स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि से है जिसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। और वो नाम बता दिए थे कि ये नाम है। मैंने तो वहाँ खुद बीकानेर का उदाहरण दिया कि देखो मैंने आपको 20,000 से ज़्यादा के लिए इनके लिए कहा ये चुनाव हारेंगे। मतलब तकरीबन सभी मंत्री थे उसमें शामिल। हमने जो रिपोर्ट बनाई उसकी एक कॉपी हमारे पास आज भी रखी हुई है। तो जब आपको स्पष्ट रूप से सब ये इंगित कर रहे हैं कि ये लोग तमाम चुनाव हारेंगे, उसके बाद भी आप ऑबलाइज करने के लिए उनको टिकट दे रहे हो, तो परिणाम वही आने हैं। तो सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी किसी की रही तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रही कि उन्होंने मनमानी की, हठधर्मिता की, उन लोगों को वापस टिकट दिलवाया, क्योंकि टिकट उन्हीं के कहने से दिए गए। सिर्फ एक आदमी था जिनके कहने से पूरे प्रदेश के सारे टिकट दिए गए। तो जब वो शामिल थे इस चीज़ में तो जिम्मेदार भी तो वो होंगे। लेकिन आज तक कोई जिम्मेदारी ली नहीं है किसी ने भी। इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ गया, और ये कहते हैं कि पहले 21 आई थी अब 70 हो गई है। इस बात को लेके खुश हैं। सर सचिन पायलट से आप मिले थे, क्या बात हुई? देखिए, उस समय पर विधानसभा चुनाव होने थे और मुझे कांग्रेस के सेंट्रल वार रूम के को चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई थी। तो उसी जिम्मेदारी के तहत मैंने उनसे जाके मुलाकात की और उनसे कहा कि आप भी अपने सुझाव दीजिए, आप सीनियर लीडर हैं, आपको हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए कि आने वाले चुनावों में किस तरीके से काम करना है। क्योंकि वॉर रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ से सबके साथ कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता होती है, तो सीनियर लीडर्स के सुझाव लेना आवश्यक होते हैं। अब जब मुलाकात होती है तो अपनी भी बात की जाती है। उन दिनों मैं भी टिकट की मांग कर रहा था, तो मैंने उनसे टिकट की भी चर्चा की। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, तो अगर हो सके तो मेरा भी सहयोग कीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। आपको लगता है सचिन पायलट के साथ धोखा हुआ? देखिए, ये तो 25 सितंबर की घटना सबको पता है। आला कमान ने जो अपने दूत के रूप में यहाँ जिन लोगों को भेजा था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और अजय माकन जी। उस दिन यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक होनी थी। वो प्रायोजित तरीके से उस बैठक को नहीं होने दिया गया और खुद चले गए जैसलमेर।
तो उस दिन मुझे कहा कि आप मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये सारे विधायकों की मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी उस दिन, क्योंकि उनको शायद आभास था कि आज विधायक दल की बैठक में किसी को नेता चुना जा सकता है, या जो पर्यवेक्षक आए हैं वो इसी मैंडेट को लेके आए, तो उन्होंने वो होने ही नहीं दिया ना। एक आला कमान जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हों, उनकी अवमानना की, एक ऐसे आला कमान की जो उनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री निवास चुना गया था ना विधायक दल की बैठक के लिए, तो आपने मुख्यमंत्री निवास पर बैठक ही नहीं होने दी, इसके जिम्मेदार तो आप ही हैं पूरी तरीके से। और वो पूरे प्रायोजित तरीके से आपने उसको पूरे को अलग थलग करके और अपने जो भी समर्थित विधायक थे सबको वहाँ इस्तीफा दिलवा दिया, और ये प्रेशर दिया इस तरीके से कि अगर यहाँ किसी और को बनाया गया तो हम सब इस्तीफा दे के बैठ जाएंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी अब आप देखिए, जिस व्यक्ति अब आप को, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? ये पूरी तरह से निराधार है। तो ये थे लोकेश शर्मा, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, और इन्होंने कहा कि किस तरह से पूरा मामला हुआ, पूरा प्रकरण बताया, किस तरह से पेन ड्राइव दी गई अशोक गहलोत के द्वारा, साथ ही किस तरह से इनको जो एजेंसियां थी किस तरह से पूछताछ की, घर वाले परेशान होते थे। जितेश जेठमलानी, राजस्थान, जयपुर।